हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस पर। अभी की जो हमारी क्लास है, अभी लास्ट वीडियो मैंने हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके प्रीवियस लेक्चर था जो कि मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्स को देखते हुए अपलोड किया था। जैसा कि सभी को पता है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम है, इसमें हमारी कोई गैपिंग नहीं है। जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं इस बार 30 को आपकी एसएसटी है, फिर फर्स्ट को गैप है, सेकंड को साइंस है, थर्ड का गैप है, फोर्थ को शायद मैथ्स है। जनरली इस बार जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को टफ लगते हैं, उसमें प्रिपरेशन के लिए तो खैर भरपूर समय मिला आपको, लेकिन रिवीजन के लिए यू हैव ओनली 1 डे गैपिंग। आपके पास मात्र 1 दिन की गैपिंग है। टेंशन बढ़ने वाली है कि हम इस 1 दिन में कितनी चीजों की रिवीजन कर लें, कितनी हम तैयारी कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें अब तैयारी करने का हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ हमें रिकलेक्ट करना है अपने इंफॉर्मेशन को जो भी हमने अभी तक पढ़ा था। जितना ज्यादा आप रिकलेक्टिंग की ओर जाएंगे, उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ 1 दिन पढ़ लेंगे उससे पास हो जाए, दैट्स ऑल, तो ये आपके करियर के लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं है। नो मेंशन। इस 1 दिन के कम समय में क्विक रिवीजन को देखते हुए मैं आपके सामने चैप्टर फर्स्ट का शॉर्ट रिवीजन, 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो शूट किया जा रहा है। आपको ये तुरंत अवेलेबल करा दिया जाएगा। हमें इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, लेकिन अब हमें यह देखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। एग्जाम को देखते हुए हम किन चीजों पर टाइम वेस्ट ना करें। लेट्स गाइस, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है मेरा कि आप चैनल को, जो भी कंटेंट चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि तुरंत के तुरंत आपको जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, सर्च ना करना पड़े। प्लीज डू फास्ट। I have need your subscription. That's why you can be perform your best performance in your examination through my channel. कहा जाता है एक भी स्टूडेंट छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, सिरदर्दी नहीं लेनी, हेडेक नहीं पालनी, बीपी नहीं बढ़ानी। हम किस तरीके से तैयारी करें, अभी हम सिर्फ इस चैप्टर में बातें करेंगे कि क्या चीजें पूछी जानी है, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ बेसिक देख ले, वीडियो को लगातार देखते रहें ताकि आपकी तैयारी में पूर्णतः आपको मदद हो सके।
चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। हमें सिर्फ बेसिक समझनी है। इसके कुछ टॉपिक्स भी हैं जो कि पहले से आपके बोर्ड पर मैंने लिखे हुए हैं। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है, इन सारी चीजों को समझने से पहले हमें सिर्फ समझना है कि केमिकल रिएक्शन पहले है क्या। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? अच्छा, सपोज छोड़िए, हमें सिलेबस रटना नहीं है। हमने क्या किया कि अपने हाथ को क्लैप किया हवा में। क्या किया? क्लैप किया। क्या रिएक्शन हुआ? कुछ भी नहीं, केवल हाथ हिलाए, शेक कर रहे हैं, केवल हैंड शेक कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर सपोज आपके फ्रेंड सर्किल में ही अगर किसी का हाथ अगर घूम जाए और सामने वाले के चेहरे पे अगर पड़ जाए, क्या होगा? सोचे जरा, क्या होगा? बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारा रिएक्शन होगा। आपके फ्रेंड को चोट लगेगी, गुस्सा करेगा, आपसे फाइटिंग करेगा। दैट्स व्हाई हमें लड़ना नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल रखा है कि रिएक्शन के लिए दो चीजें होनी जरूरी है। जैसे ही आपका थप्पड़, आपका स्लैप आपके दोस्त के चीक पर पड़ता है, क्या होता है? एक साउंड आती है, चट। कैसी साउंड आती है? चड़ाक, चड़ाक की साउंड आती है। एक तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसका फीलिंग तो अलग चीज है कि उसको फीलिंग क्या हुआ होगा, लेकिन एक रिएक्शन हुआ ना। क्योंकि हम यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लैंग्वेज में। आपको इन सारी चीजों को रटना नहीं है। अभी मैंने बताया कि हमने हाथ को केवल हवा में हिलाया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हाथ को अपने दोस्त के गाल पर लहराया, तुरंत रिएक्शन हुआ। मीन्स क्या है? मीन्स क्या है कि रिएक्शन होने के लिए मिनिमम एट लीस्ट टू एलिमेंट्स, टू कंपाउंड्स, टू ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। मिनिमम टू, एटलीस्ट टू, मैक्सिमाइज कितने भी हों। अच्छा, क्या हुआ? चलिए, थप्पड़ को हम केमिस्ट्री में परिभाषित कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमने थप्पड़ लगाया दोस्त को, दोस्ती में सब जायज है, दोस्त समझदार होगा, समझ लेगा कि मजाक किया, दैट्स ऑल, लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अब उस थप्पड़ को, उस स्लैप को हम परिभाषित करें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। क्या था? हमारा हाथ, दोस्त का गाल, दो ऑब्जेक्ट। कह रहा केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है ना, दोस्त के कान को गर्म करने का प्रोसेस है ना। थप्पड़ मार दिया, वो आपसे चिढ़ गया, तो ये प्रोसेस है। यानी केमिकल रिएक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है थप्पड़ के लैंग्वेज में, तो क्या करेंगे? थप्पड़ मीन्स केमिकल रिएक्शन। थप्पड़ मीन्स केमिकल रिएक्शन is a process in which two or more than two substances
Chemical reaction is a process in which two or more than two substances react each other थप्पड़ और गाल दोनों रिएक्ट किए टू प्रोड्यूस a new product with new properties. With new properties. नया प्रोडक्ट बना, आपके दोस्त के गाल लाल हो गए, प्रॉपर्टीज हुआ, तिलमिला गया। Chemical reaction is a process in which two or more than two substances react each other to produce a new product with new properties. यानी जब भी रिएक्शन होता है किसी भी दो चीज में, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। अब चलिए, थप्पड़ तो हमने समझ लिया कि थप्पड़ क्या डिफाइन कर दिया। अब इसको अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैसियस है। इससे हमारा बनता क्या? दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। बैलेंसिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। जनरली यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ दो है तो हमने यहाँ 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, अब 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आप यहाँ रखोगे उससे सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 2 4, तो हमने यहाँ भी कर दिया 2 2 4, ये हो गया बैलेंस। अब H2O क्या है? ये लिक्विड है। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। ये गैस था, ये भी गैस था, यहाँ पर हमें क्या मिल गया? लिक्विड मिल गया। यानी गैसियस फॉर्म्स विल चेंज इन लिक्विड फॉर्म। तो चेंज ऑफ स्टेट ध्यान रखेंगे। ये इसका एग्जाम्पल। नॉर्मली ये सब चीजें नहीं पूछेगा, बताएंगे। पूछेगा क्या? आगे बताएंगे। एग्जाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक। अब हम देख रहे हैं केमिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं। एक है हमारा केमिकल चेंजिंग और सेकंड है फिजिकल चेंज। फिजिकल का मतलब फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है। लाइक्स हम कैसे दिखते हैं, आप कैसे दिखते हो। आपका वह दोस्त गोरा है, आपका एक दोस्त काला है, आपका एक दोस्त सांवला है, एक दोस्त बहुत बड़ा है, एक दोस्त छोटे कद का है, नाटा है। ये क्या है? ये फिजिकल अपीयरेंस होता है जो बाहर से दिखता है। फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो चेंज इन कलर, कलर बदल जाएगा, पता लग जाएगा कि कलर बदल रहा है। स्टेट चेंज हो गया, वो गैस था यहाँ पर लिक्विड बन गया, पता लग गया कि ये लिक्वियस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। लेकिन फिजिकल चेंज में केवल उसका अपीयरेंस चेंज होता है, इसमें नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। फिजिकल सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से मीन्स है, फिजिकल से मीन्स हमें रखना है केवल फिजिकल अपीयरेंस।
अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट है इसमें केमिकल चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना केमिकल चेंज है। लाइक्स आप वाटर को हीट करते हो, नॉर्मल समझ लो, ये सब एग्जाम्स में नहीं पूछना है, नहीं पूछा जाता है जनरली। और वैसे भी आपका ये जो लेसन्स है, ये जो एग्जाम है, ये तो आपका एमसीक्यू बेस्ड है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ लें थोड़ा सा। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लाइक्स अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया यानी चूना पत्थर, और उसको आपने पानी में डाला, यानी वाटर के साथ H2O के साथ उसने रिएक्ट किया। क्या होता है, अगर जिस बर्तन में आपने ये रिएक्शन कराया बर्तन गर्म हो जाता है, पॉट गर्म हो जाता है, यानी इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रिलीज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। अभी हम बात करेंगे कि रिलीज होने को क्या कहते हैं। तो यहां पर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, रिएक्शन होता है तो कुछ चीजें हमें अवशेष के तौर पर मिल जाती हैं, ये प्रिसिपिटेट का बनना हो गया। चेंज इन कलर और चेंज ऑफ स्टेट, अभी आपने यहां भी देखा। तो ये सारे जनरली इसमें इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल चेंज, इवोल्यूशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ प्रिसिपिटेट। क्लियर? मैंने बताया कि ये केवल हमें जानना था, ये हमारे पेपर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय कम है कि हम सब चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। और वैसे भी हमें ये देखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए। अगर आप एक दिन में कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों को हम छोड़कर चलना है। दैट्स ऑल। अब यहां से आते हैं इंपॉर्टेंट, पहले हम नाम समझ लें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपके व्यूज ऑफ एग्जाम के लिहाज से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख ले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के पढ़ने हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा हम देखेंगे इसके इक्वेशन के बारे में, लेसन में है। तो अगर हमने लिखा कि कंप्लीट, कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद, कंप्लीट फॉर्म लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस स्टेटमेंट, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। नई प्रॉपर्टीज मिली, पानी पीने में हाइड्रोजन गैस का तो पता नहीं चलता, ऑक्सीजन गैस का पता नहीं चलता, यानी वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और गैस से डिफरेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। तो कंप्लीट अगर स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो ये क्या हो गया, आपको एक स्टेटमेंट हो गया। अब इक्वेशनाइज करने के लिए हम सिर्फ इसको उतना न लिखकर, हमने अगर यहां लिख दिया H2 प्लस O2 H2O, तो सिंबलिक फॉर्म, यानी इक्वेशन क्या है आपका, सिंबलिक फॉर्म है, यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे छोटा प्रारूप है जो कि इक्वेशन। क्लियर हो गया, चैप्टर्स का नाम क्लियर हो गया। केमिकल रिएक्शन क्या है, थप्पड़ याद रखना। केमिकल इक्वेशन क्या है पता लग गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड है आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स अब डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप्स हैं, ये ध्यान रखना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। क्विक रिवीजन पर हम फोकस कर रहे हैं, पढ़ना क्या है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हो गए आपके। क्या क्या आपने पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और एक और हम देख लेते हैं जो आपके पेपर के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मीन्स री मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीजन। चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीजन। एक बार नजर दौड़ा लीजिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन क्लियर हो गया हमारा। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज। हमने इसमें क्या क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन का वो हमने पढ़ा, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट। फिजिकल में चेंज इन कलर एंड चेंज ऑफ स्टेट हमने पढ़ा। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स शक्ल सूरत दिखाई पड़ना, कैसा है, अंदर का कैरेक्टर नहीं पता, सुंदर है, फेस से सुंदर है, कैरेक्टर के बारे में नहीं पता, ये है आपको फिजिकल चेंज। इसके बाद हमने देखा इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने नोटिफिकेशन भी यहां कर दिया। कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखें जो इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने बताया था कुछ समय पहले ही अभी मेंशन किया था, उसको फिर से एक बार रिकलेक्ट करा दूं आपको कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, जो अभी हमने पहले पढ़ा था वो नहीं पढ़नी, उतना ही जानना है जितना अभी हमने पढ़ा था, उससे ज़्यादा की अभी ज़रूरत नहीं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आपको इक्वेशन दे देगा और उसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि किस एक इक्वेशन का ये एग्जाम्पल है। सेकंड, यहाँ से हम देखेंगे एक तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी न्यूमेनक्लेचर ऑफ रिएक्शन, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और सेकंड हमें जानना है बैलेंसिंग। ये दो चीज़ें पूछी जाएगी पेपर में इस चैप्टर से। इसके अलावा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पीछे का रिकॉर्ड उठाइए, अभी तो ये एमसीक्यूज बेस्ड ही है। आगे हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन बना किससे? कॉम्बिनेशन बना है कंबाइंड से, समझे आप। कंबाइंड होने के लिए कम से कम, कंबाइंड का मतलब क्या होता है? जुड़ना।
यानी किसी चीजों को आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कितनी चीजें चाहिए। सपोज आपका कोई चीज टूट गया यानी दो भाग में, मिनिमम एटलीस्ट 2 पार्ट में। अब उसको आपने यूज किया कुछ उसको जोड़ने के लिए कि जोड़कर उसको हम सही कर ले, ये होता है ना। तो जोड़ना यानी कम, इस नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई भी दो चीजें, अगर ए और बी ये दो चीजें जुड़ करके और एक नया भी, ये तो पार्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। और इधर एरो से उधर जो बनता है, इधर प्रोडक्ट बनता है। सपोज ये सी है, ए और बी मिल करके क्या बन गया, सी। सी लिख रहे हैं तो सी एक अलग लेटर है, 3rd नंबर का लेटर है। और जनरली हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखें तो सी की कंप्लीट प्रॉपर्टी जो होती है वो ए और बी से अलग होगी अकॉर्डिंग टू योर डिफिनेशन। यानी सी हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर। तो दो चीजें यहां थी, दो मिलकर के एक चीज बन गई, तो ये क्या बन गया आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 3 4 चीजों को जोड़ करके कोई एक रिजल्ट मिले, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में केवल कोई एक टॉपिक, कोई एक कंपाउंड आपको दिखाया जाए, तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यू कैन टिक। वेरी गुड। एग्जाम्पल देख लें थोड़ा सा। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू मेक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो हाइड्रोजन, अब इसकी बैलेंसिंग भी करनी है, या हाइड्रोजन डबल है क्योंकि ये डाई एटॉमिक है। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप है, ये भी डाई एटॉमिक है जनरली। अब अकेले होते हैं तो ये डाई एटॉमिक लिखे जाते हैं। तो अब इस यहां पर हो गया HCl। तो इसमें प्रोडक्ट में अगर देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। क्लोरीन कितना है, 1, इधर क्लोरीन कितना है, 2। हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था आपको कि जो भी आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना है वो नंबर्स यहाँ लिखने हैं, और ये इस नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। हमें एटम मॉलिक्यूल सब भूल जाते हैं, हमें नहीं पढ़ना होता, हमें अपने सिर्फ काम की चीज़ें पढ़नी है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, बैलेंस हो गए दोनों तरफ। आगे देख रहे हैं, सेकेंड नंबर है अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया है। अगर ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। सॉरी, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। सॉरी, तो नाम से ही पता चल रहा है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिए, HCl ले लिए, तो H3 और H4 हो गया और क्लोरीन हो गया, NH4Cl बन गया। यानी ये क्या बन गया आपको, ये अमोनियम क्लोराइड बन गया। यहां भी आप देखिए 2 चीजें थी, एक प्रोडक्ट बन गया, जुड़ गया दोनों, यहां भी दोनों ऐड हो गया, यानी ये क्या है आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से कोई भी 2 या 2 से अधिक चीजें दी जाए और उसको ऐड करके कोई एक प्रोडक्ट दिया जाए तो सीधा आपको करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, राइट। अच्छा, OMR शीट आ रही है, सर्कल को डार्क करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका मतलब हम समझ लें, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक। टूटना, कोई भी एक चीज है, कम से कम कितने टुकड़ों में टूटेगी, कम से कम। कोई भी एक चीज है, कम से कम कितने टुकड़ों में टूटेगी, रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। अधिक से अधिक तो कितनी भी तोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांच का गिलास लीजिए, ऊपर से छोड़ दीजिए, पता लगा उसके छोटे 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 कई सारे पार्ट बन जाएंगे। कई सारे पार्ट बन जाएंगे, उससे मतलब नहीं है, हमें कम से कम 2 पार्ट में टूटेगा। लेकिन किसी भी एक चीज को तोड़ने के लिए हमें कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। अब वो एफर्ट क्या होगा
वो हमें ध्यान करना है। तो एफर्ट यानी रिक्वायरमेंट किन चीजों की है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी चीजों की है, तो हीट की है, लाइट की है और इलेक्ट्रिसिटी की है। हीट का मीन्स होता है थर्म। हीट का मीन्स क्या होता है, थर्मो। लाइट का मीन्स क्या होता है, फोटो, फोटोसिंथेसिस पढ़े। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब हम थोड़ा सा थर्मो पर देखें तो एक और यहां से एक रिएक्शन मिलकर आएगा। सपोज कोई एक चीज है, अगर इसको तोड़ा जा रहा है कम से कम 2 पार्ट में, और अलग से यहां पर क्या दिया गया, हीट दिया गया। हीट को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या हीट लिखा भी जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, तो जनरली इसमें हीट बाहर से दी जा रही है, तो इसको हम कहेंगे थर्मोलाइटिक। थर्मोलाइटिक क्या कहेंगे, थर्मोलाइटिक। अब एक चीज और है, इक्वेशन अब यहां समझेंगे। अगर यहां का मीन्स क्या हुआ कि हीट इस रिएक्शन में इसको तोड़ने के लिए इंक्रीज किया जा रहा है, हीट इंक्रीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हीट को इंक्रीज किया जा रहा है। यानी कहां से, फ्रॉम आउटर सोर्सेस। कहां से हम हीट ला रहे हैं, आउटर से। तो ये कहलाएगा, इसको दूसरे तरीके में भी हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही अभी हमने इसमें कॉम्बिनेशन की ही अगर बात कर लें, तो अभी कॉम्बिनेशन का ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बताया था, अभी हमने बताया था आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस, और प्लस यहां पर हीट मिलता है। अभी हमने बताया था हीट रिलीज होता है, यहां पर क्या है, रिलीजिंग। हीट क्या है, रिलीजिंग। हीट हमें रिएक्शन के बाद मिल रहा है, यहां पर देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 चीजें मिलकर। यहां पर खड़िया था, चूना पत्थर, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, गीला चूना बन गया, यानी क्विक से लाइम बन गया, क्विक लाइम। तो जनरली अगर हम इसको देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और सेकंड हीट यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, हीट मिल रहा है, तो इसका दूसरा नाम है एंडोथर्मिक। क्या नाम है, एंडोथर्मिक। हमें सिर्फ यही पहचानना है कि ये है क्या। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो हमें रिएक्शन के नाम देने पड़ेंगे पेपर में। अगर आइडेंटिफिकेशन पूछ दिया तो बैलेंसिंग ऐसे ही करेंगे, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन भी यहां 2 हो गया। टोटल ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड में, 2 है,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ट्वाइस। तो ये था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चेक करें एक बार, चेक करें इसको, रिकलेक्ट करें। रिकलेक्ट करते चलना है, हमें इसको लर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है। यहां अभी हमने बताया था, कुछ उसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको अगर हम हीट देते हैं यानी ये गर्म करते हैं, हीट दिया जा रहा है यानी इसको गर्म किया जा रहा है, यानी ये क्या है, एंडोथर्मिक। एक तो ये एंडोथर्मिक है। सेकंड, ये किस टाइप का और रिएक्शन है, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जब बाहर से हीट दिया जाए यानी हीट के वजह से कोई एक चीज टूटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोलाइटिक। क्या कहते हैं, थर्मोलाइटिक। अब यहां देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2। यहां क्या है, ये सन है। सन लाइट से ये गर्म होता है, ऑक्सीजन वेपोराइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन वेपोराइज्ड होता है यानी जनरली वाटर मिलेगा। वेपोराइज्ड तो वाटर होता है जनरली, सॉरी, वेपोराइज्ड वाटर हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा। कहने का मतलब क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। वाटर वेपोराइज्ड हो जाएगा, गर्म हो रहा है, लिक्विड फॉर्म अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, जनरली इसमें अभी हमने बताया कि सनलाइट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकलेक्ट कीजिए, फोटोलाइटिक। क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक। अब यहां पर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रिसिटी दिए तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। यहां पर कैथोड एनोड आ जाएगा। कैथोड माइनस होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो यहां पर ये प्लस, हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन माइनस होता है। तो हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, प्लस है तो माइनस पर जाएगा यानी एट कैथोड, और ऑक्सीजन निगेटिव है तो ये प्लस पर जाएगा। बिकॉज आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज और सेम चार्ज रिपल ईच अदर। ये एट एनोड पर हो गया। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। लिख सकते हैं आप। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस का मतलब एक जगह यहां पर है, ये पोजीशन इसकी अवेलेबल है, यहां से हमने इसको क्या कर दिया, यहां, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अच्छा, दो ताकत, मतलब एक कमजोर व्यक्ति है, मान लीजिए पहलवान है, एक कमजोर है और एक काफी मजबूत है। कौन किसको उठाकर फेंक देगा, कॉमन सेंस है भाई। जो पहलवान होगा, जो मजबूत होगा, वो कमजोर को उठाकर फेंक देगा। यानी डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आयन रिप्लेस होते हैं। क्या, आयन रिप्लेस होते हैं। अब आयन में जनरली आपने पढ़ा होगा, कार्बोनेट पढ़ा होगा, सल्फेट पढ़ा होगा, फास्फेट पढ़ा होगा, नाइट्रेट पढ़ा होगा। ये सारी चीजें जो है ये आयन है। यानी इसमें डिस्प्लेस क्या होगा, आयन होगा।
डिस्प्लेस क्या होगा? आयन होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसका रिएक्शन का टाइप्स क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन में। सपोज मान लीजिए कि एक यहां पर मेटल है और एक यहां पर आयन है। ये आयन है, एक्स क्या है? आयन है। कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, फास्फेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। ये क्या है? आयन है। आयन कभी भी अपने अकेले नहीं होता है। पढ़ा होगा ना आपने, सोडियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, आपने पढ़ा होगा ये चीजें। तो जो आयनिक पार्ट है ये वीक पॉइंट है इसके। जब रिएक्शन होता है तो ये मजबूत है। तो ये क्या होगा? ये आयन को तुरंत यहां से बी जो है एक्स को रिप्लेस कर देगा और इस किसके साथ आ जाएगा? ये ए के साथ। यानी फॉर्मेट क्या बना आपका? ए एक्स प्लस बी। देखिए हमें इतना नहीं करना है, हमें पेपर में एक चीज देखना है, केवल एक पार्ट जो है रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स में किसी एक का कोई पार्ट और दूसरे के साथ चला गया तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर यही दिया है ए एक्स प्लस बी वाई, यानी ए पर भी आयन है और बी पर भी आयन है, ये क्या है? ये आयनिक पार्ट है। इनका रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया आपका? यहां पर ए प्लस बी। अब ए का आयन क्या था? एक्स, तो एक्स आ गया ए के साथ, सॉरी यहां तो एक्स था ही, वाई आ गया, बी का आयन एक पर आ गया और ए का आयन बी पर आ गया। ए का आयन बी के पास चला गया और बी का आयन ए के पास चला गया, तो दो जगह यहां पर चेंजिंग हुआ। तो ये क्या है आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब हमें देखना है इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सपोज अगर आपको दे दिया गया कि जिंक ग्रैनुअल्स पर यानी जिंक के टुकड़े पर, जिंक के दाने पर अगर कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन अगर गिराया जाए, कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन अगर गिराया जाए तो जिंक मेटल है, यानी ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड है। और कॉपर सल्फेट क्या है? एक्वियस है। अगर गिराया जाए तो क्या बनता है? कॉपर अलग हो जाएगा आपका और इधर क्या होगा आपका? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या मिलेगा? अब देखें यहां कॉपर का जो आयन था कहां चला गया? जिंक के साथ चला गया। कॉपर का आयन जिंक के साथ चला गया। अब यहां पर कॉपर क्या हो गया? ये आपको सॉलिड हो गया, ये एक्वियस हो गया। सिर्फ एक जगह से रिप्लेसमेंट हो रहा है सल्फेट का, यहां से सल्फेट उठकर जिंक के साथ चला गया, तो ये क्या है आपका? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इसी तरीके से अगर ले लिया जाए कॉपर है, अगर ये रिएक्ट कर ले सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई आयन तो एक ही जगह और मेटल के साथ कभी आपको दे देगा। यहां पर आप क्लियर करें इक्वेशन, क्या करेंगे? तो हमें नहीं पता, हमें नहीं आता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, क्या करेंगे? पता चल रहा है कि एक जगह अकेला है, मेटल है, इसका आयनिक पार्ट क्या है हमने पढ़ रखा है,
नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट। यहाँ नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को उठाकर कॉपर के साथ डाल देंगे, क्या बन जाएगा NO3, और प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा सिल्वर आपका अलग हो जाएगा। अब नाइट्रेट और कॉपर में अगर हम देखें तो जनरली नाइट्रेट पर चार्ज कितना होता है, कॉपर पर +2, नाइट्रेट पर -1, नाइट्रेट पर -1, कॉपर पर +2, सल्फेट पर -2। 9th में पढ़े हो आप। तो चूंकि जो भी एक्वियस बने जो भी कंपाउंड बनते वो इलेक्ट्रिकल चार्जलेस होते हैं। तो ये +2 है, ये -1 है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ 2 कर लेंगे। अब ये 2 हो गया तो 2 1 2 -2 हो गया, और ये +2 0 हो गया। अब यहाँ पर बैलेंसिंग भी देखनी है। अब नाइट्रेट हमने डबल कर दिया, यहाँ तो सिंगल, तो यहाँ पर सिल्वर पर भी +2 का चार्ज होता है, सॉरी। अब हम क्या देखेंगे, इसमें कैसे बैलेंसिंग करेंगे। नाइट्रेट यहाँ कितना हो गया 2 है, यहाँ कितना है सिंगल है, तो हम क्या कर लेंगे ट्वाइस कर लिए। अब यहाँ पर 2 सिल्वर हो गया तो यहाँ पर 2 सिल्वर दे दिए। अब हमारा हो गया ये बैलेंस। फील कीजिए, केमिस्ट्री से अच्छा साइंस में तो नहीं मैं मानता हूं। मैथ्स आपकी बेहतर है तो फिजिक्स भी आपकी काफी बेहतर होगी, क्योंकि मैथ और फिजिक्स सिमिलर है। मैथ का कोई अस्तित्व फिजिक्स के बिना नहीं होता, फिजिक्स का कोई अस्तित्व मैथ्स के बिना नहीं होता। लेकिन केमिस्ट्री में केवल ब्रेन चलता है, यहाँ मैथ्स नहीं चलता। अब डबल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने जैसे कि देख लिया। अब यहां देखेंगे दोनों के साथ आयन दे देते हैं हम। सपोज मान लीजिए कि हमने एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया Al2SO4। बैलेंस कैसे करेंगे थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम का कितना होता है वैलेंसी 3, और सल्फेट का कितना होता है 2 -2। इक्वल करना है दोनों को तो 2 से यहां आ गया, 3 2 जा 6, 3 यहां आ गया। ये आप 9th क्लास में पढ़े हो, 2 3 जा 6। और इधर हमने दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है कि हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के साथ, इसका आयन इसके साथ आ जाएगा, इसका आयन कैल्शियम के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम पर चूंकि 3 है चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब एल्यूमिनियम और इसके साथ OH 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम +3 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है, और कैल्शियम के साथ सल्फेट हो जाएगा। चेंज हो गया ना दोनों, CaSO4। अब इसको इक्वल करना है, चले देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना है इधर 2 है, अब यहां एल्यूमिनियम कितना है सिंगल है, 2 कर लिए, 2 एल्यूमिनियम हो गया। अब यहां पर OH 3 2 जा 6, यहां 2 है, हमने यहां क्या कर लिया 3 कर लिया। हाइड्रोक्साइड क्लियर हो गया। अब कैल्शियम भी यहाँ पर 3 हो गया और सल्फेट भी 3 हो गया। यहाँ दोनों सिंगल सिंगल हैं तो हमने यहाँ भी 3 ले लिए। ये हो गया आपका बैलेंस, और दोनों के आयन जो हो गए ये चेंज हो गए। अब थोड़ा सा प्रेसिपिटेट से क्वेश्चन पूछा जाता है,
और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है कि लेड के बेसिस पर ये इम्पोर्टेंट है। अब जो नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है कि अगर लेड नाइट्रेट को, एग्जाम व्यू से हम देखेंगे इसको, अगर लेड नाइट्रेट को नाइट्रेट 1 + 2, तो ये हम क्या कर लेंगे लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, दोनों चेंज हो जाएंगे पहली बार। तो क्या बनेगा हमारा KNO3 और प्लस PBI, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे 17th ग्रुप से हैं। तो लेड पर +2 का चार्ज होता है तो आयोडीन पर -1 का चार्ज होता है। इक्वल कर लेंगे हम यहाँ पर PbI2, ये हो गया लेड आयोडाइड। क्या कहेंगे? लेड आयोडाइड। अब बैलेंसिंग चेक करें, लेड आयोडाइड कर दिए, लेड 1, आयोडीन यहाँ 1 है। अब यहाँ पर कितना हो गया? आयोडीन 2 है, यहाँ हमने 2 कर लिया। अब यहाँ पर पोटेशियम भी डबल हो गया, पोटेशियम भी डबल हो गया, नाइट्रेट भी डबल हो गया। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, क्योंकि K+1 ऑलरेडी होता है नाइट्रेट पर -1, तो KNO3 होगा। लेकिन चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखें तो डबल हो गया, डबल। अब ये लेड आयोडाइड जो होता है ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है। क्या? येलो कलर का प्रिसिपिटेट है। और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देख रहे हैं आगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन तो दो चीजें इसमें, केवल आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर होता है। ऑक्स का मतलब ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अगर ऐड ऑक्सीजन होगा तो रिमूव क्या होगा? भाई कोई एक ही चीज हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों ही पार्ट क्या है? ऑक्सीडेशन की। और अगर ऐड ऑक्सीजन हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सीनियर क्लासेस में 11th 12th में। और एक चीज और इसमें जो इंपॉर्टेंट पूछेगा, एक तो ये पूछता है और जनरली इसमें एजेंट के बारे में पूछता है। क्या पूछता है? एजेंट के बारे में। तो इसमें दो तरीके के एजेंट हो जाएंगे। रेडॉक्स है तो एक तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा आपको? रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस कर दे। क्लियर? तो जो ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो रिड्यूस करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी जिस पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये सेल्फ
जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सेल्फ रिड्यूस होता है, यानी सेल्फ रिड्यूस होगा। क्लियर? तो आज की क्लास इतना ही। क्या पढ़ना था ये फोकस करें और इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीटली रिवाइज करें इस तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये लेक्चर आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, सहयोग करें और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, जिससे कि हम और ज़्यादा एफर्ट के साथ आपको अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम्स एक बेस्ट स्कोरिंग एग्ज़ाम के रूप में आपके लिए सामने आ सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। बाकी और भी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी चैप्टर की अगर डीपली स्टडी करनी तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के बाद जो भी चैप्टर्स आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी डीपली स्टडी भी हम लोग करेंगे। बट अभी समय नहीं है, एग्ज़ाम की रिवीजन का समय है। एग्ज़ाम पूरा बुक्स पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। क्विक रिवीजन किस तरीके से करें उसके लिए ये आपके लिए वीडियो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स। ताज़े नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।